नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं कहना चाहूँगा कि विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर, जीवन अरण को सज्ज हूँ, बाधाओं के हल लेकर। तो आज एक जो बाधा जिससे हम लोग अक्सर दो-चार होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं, उसका समाधान लेकर मैं हाज़िर हूँ। और वो समाधान ये है, वो बाधा ये है कि हम लोग अक्सर माइंड को, बॉडी को, सोल को, इसको जो इंटरकनेक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं और इसके अंदर अनबैलेंस कैसे हो जाता है, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि दिमाग का शरीर पे क्या असर पड़ेगा, शरीर का सोल पर क्या असर पड़ेगा। तो इस सारे अंतर संबंधों को समझने के लिए आज का एक स्पेशल शो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है और इसके लिए ऐसे शख्सियतों को बुलाया है, जो कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएँगे कि किस तरह से इस चीज़ से संतुलन बैठाया जाए और कैसे हम लोग उन्नति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देरी नहीं करता हूँ क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और अतिथि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो उनके मार्गदर्शन का लाभ लेते हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेते हैं। क्योंकि हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि अनुभवी लोगों के अनुभव का लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने बरसों के अनुभव आपके चंद मिनटों में आपके साथ में बाँट के चले जाते हैं। तो चलिए हम भी अपना पात्र सीधा करते हैं और आज के जो अनुभवी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे उनके अनुभवों का लाभ लेते हैं, जानते हैं किस तरह से ये इंटरकनेक्शन है और क्या फ़र्क पड़ता है एक-दूसरे का इनके ऊपर। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनौलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जान ही चुके हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके जरिए हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमारा दिमाग हमारे सोल से, हमारे जो माइंड से कनेक्टेड है और कैसे एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंसी के रखते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले जो आज हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको समर्थ व्यास जी से रूबरू करवाना चाहूँगा। समर्थ व्यास जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और मैं बड़ा कृतार्थ महसूस करता हूँ जब आपसे मिलता हूँ कि आप इतने व्यस्त रहते हैं और उसके बावजूद भी आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और जब हम आपसे समय लेने की कोशिश करते हैं, आप बड़ी उदारता से वो समय दे देते हैं। तो बहुत-बहुत मैं निःशब्द हूँ इस आपकी इस उदारता के लिए और जनहित के जो आपने प्रयास चला रखे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों, वैसे समर्थ जी मेरे परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत सुलझी हुई और एक अपने क्षेत्र के अंदर महारत रखने वाली हस्ती है, लेकिन होस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अतिथि के बारे में चंद पंक्तियां तो जरूर कहें। तो समर्थ साहब के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति का नाम समर्थ और व्यास हो, जो मैं अक्सर इस मंच के जरिए कहता हूँ, तो उसकी प्रशंसा या उसके बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन सीधी सी बात यह है कि एक एनर्जी हीलर है और हीलिंग थेरेपीज के जरिए लोगों के जीवन से जो नकारात्मकता है वो दूर करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं, क्योंकि मैं इस मंच के ऊपर देख चुका हूँ उनको कि जब ये बोलते हैं तो अद्भुत बोलते हैं और बहुत गहरे तथ्यों को बहुत सरलता से समझा देते हैं। ये रेकी बाई मास्टर्स है, जो RBM जो इंस्टीट्यूट है, उसके फाउंडर भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस दर्जे की शख्सियत हैं, जो कि लोगों के जीवन के अंदर सुख और सुकून लेकर आने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। तो आप किसी वचनबद्धता को प्रणाम करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आज्ञा चाहता हूँ समर्थ जी। और जो हमारी दूसरी शख्सियत हमारे साथ में जो जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी आपका स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ में जुड़ी हुई हसीना चौकील जी। हसीना जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर हसीना चौकील जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ग्लोबली लाइसेंस्ड हील और लाइफ फैसिलिटेटर हैं, जो कि हार्ट इंस्पायर्ड फाउंडेशन उनके जरिए कैलिफोर्निया के जरिए दिया गया था। ये होम्योपैथ से संबंधित हैं और साथ ही साथ में काउंसलर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट भी हैं और एक ऑथर हैं, ऑथर ऑफ द बुक द किंगसिंग मदर्स मॉम्स बाय हे हाउस। अचीवमेंट्स की बात करूं, बहुत सारी अचीवमेंट्स इनके साथ में हैं। जो काम कहें वो बहुत सारा अद्भुत कर रही हैं। ये टीचिंग फैकल्टी होम्योपैथिक फिलोसफिकल जो सब्जेक्ट है उसको लेके डॉक्टर AKB मिशन स्कूल ऑफ फार्मेसी के अंदर, साथ ही साथ में टीचिंग फैकल्टी है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम इन एंड अराउंड द कोझिकोडे जो स्थान है उसके, और साथ में को ऑथर हैं फॉर पेपर एट इंडियन साइंस कांग्रेस त्रिवेंद्रम इन 2010 और 11। इसके साथ साथ बहुत सारी जो पेपर्स रहे, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रहे, उनके अंदर इन्होंने अद्भुत काम किया है।
और आज जो सबसे बड़ा जो काम करने जा रही हैं, जो मुझे लगता है वो हम जैसे मूढ़मती ही उनका मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं हमारे साथ। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे, अगर आपके मार्गदर्शन से, अगर आपकी बातों से किसी एक व्यक्ति का जीवन भी बदल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और आज हसीना जी के आज जो बातें निकलने वाली हैं, जो मार्गदर्शन जो हमें मिलने वाला है, उसके जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर फर्क आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हसीना जी कि आपने ये समय दिया और आज आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for having me on board this report. चलिए, हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके और मुझे लगता है सवालों का सिलसिला हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमारे दर्शक हैं वो अपने सवालों का ज़खीरा खोलने वाले हैं। तो पहला सवाल मैं समर्थ जी से ले लेता हूँ। समर्थ जी, जब हम बात करते हैं बॉडी की, जब हम बात करते हैं माइंड की, तो क्या ये चीज़ें सेम ही क्या? एक माइंड भी क्या दिमाग का, शरीर का बाकी हिस्से हैं कि हाथ है, पाँव है, उसी तरह से हैं, या फिर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, या कुछ और हैं ये? क्या है ये? बॉडी, ब्रेन, माइंड, वो सारे तीनों लोग, तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। एक ही डायमेंशन के सब डायमेंशंस हैं, वो एक साथ काम करते हैं, बट उनके स्वभाव बहुत ही अलग है। जब हम बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी का मेमोरी और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत ही मैकेनिकल होती है, जहां पे उसको पता है कि जब आप उसको खाना देते हो तो उसको क्या डाइजेस्ट करना है, कहां पे करना है। बॉडी खुद को ऑलवेज हेल्दी और सरवाइव करने की कोशिश करती है। इसीलिए बोला जाता है और माना भी जाता है कि आप अपने शरीर को जैसे घड़ेंगे वैसा शरीर घड़ेगा, वैसे शरीर अडैप्ट करता है, क्योंकि आपका बॉडी ऑलवेज लाइफ फ्रेंडली होता है। उसमें आप कोई भी इन्फेक्शन डाल दो, उसमें आप खाना डाल दो, वो सारी चीजों को पचाने की और अपने आप को सरवाइव फर्स्ट स्टेप, सेकंड हेल्दी रखने की कोशिश करता है। उसकी खुद की एक समझ होती है, और वो समझ अगर हम सुनने के लिए और उसकी समझ के सिग्नल को रिसीव करने के लिए अगर अवेलेबल होते हैं, तो हम हमारे शरीर की आवाज सुन सकते हैं। बेसिकली तो हम बगल वाले को भी नहीं सुनते और अपने परिवार को भी नहीं सुनते। यूजुअली हम सुनना नहीं समझते, हमें सुनने की आदत नहीं है, और सुनते हैं तो वो भी गाने, और वो भी बहुत ही क्या बोलूं, उस पे नहीं जाते। हाँ, तो हम यूजुअली सुनने के आदीन नहीं है। हम बगल वाले को भी नहीं सुनते तो शरीर की तो डेफिनेटली नहीं सुनेंगे, और क्योंकि हम सुनते नहीं है, हमें पता नहीं चलता है तो हम कुछ कर नहीं पाते। अगर पता चलता है तो हमें याद नहीं रहता है कि हमें क्या पता चला और क्या इंप्लीमेंट करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। जब उनकी लगी पड़ती है या कोई भी टर्मोइल आता है, दे गो एंड स्टार्ट ईटिंग फूड। स्ट्रेस ईटिंग एक मेंटल इशू है, उसका बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। बॉडी मना करेगा कि नहीं भाई, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मगर हम खाते चलते हैं, हम खाए जाते हैं। क्यों? हम बॉडी के नहीं सुनते। अब जब हम बॉडी की नहीं सुनेंगे, उसका इम्पैक्ट ब्रेन और माइंड पर होगा, और वहां से संतुलन बिगड़ेगा। हम हमारे माइंड को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। माइंड हमारी समझ है। माइंड यानी मैं, हमारा ईगो जो एस्टैब्लिश होता है वो सबसे पहले बॉडी लेवल पे होता है, और उसके बाद मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पे एस्टैब्लिश होगा, जिसको हम आई बोलते हैं। आई इज इक्वल टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। अच्छी भाषा में, एक इनफॉर्मल भाषा में, वो आपका ईगो बनता है, वो आपका माइंड बनता है। और वहां पे जब इश्यूज आते हैं तब वो बॉडी पे जाएंगे, बॉडी के इश्यूज माइंड तक आएंगे। इसीलिए ऑलवेज याद रखिए, अ हेल्दी माइंड गिव्स अ हेल्दी बॉडी। उल्टा भी कर सकते हो, इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, you have a very high potential of having a very good healthy mind। मगर ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, मगर उनका स्वभाव बहुत ही अलग है।
जी सुनील जी। जी, 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने एक बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण सी कही और मैं उसे रेखांकित ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पर, कि समर जी ने कितनी सुंदर सी बातें कही। अक्सर हम सिर्फ़ और बोलने की कोशिश करते हैं। हम लोग सिर्फ़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा कि हम सुनना दूसरों को तो क्या खुद की तो कभी भी नहीं सुनते। आस-पास के जो हमारे हितैषी हम उनकी भी नहीं सुनना चाहते। दर्शकों बहुत सही बात कही है समर जी ने यहाँ पर, कि अगर हमें बोलना है तो पहले सुनना सीखना पड़ेगा। और ज्ञानी लोग तो ये कहते हैं हमेशा कि अगर आपको 2 शब्द बोलने हों, तो पहले 100 शब्द सुनिए, उसे एनालाइज़ कीजिए, अपने जीवन के अंदर खंगालिए, तब आप 2 शब्द अपने मुँह से निकालिए। इसी तरह से अगर 2 शब्द लिखने हों, तो 100 शब्द पहले पढ़िए। तो समर जी ने इस बात का पुरज़ोर समर्थन किया है कि हमें सुनना भी शुरू करना पड़ेगा और ये सुनना आत्मा की आवाज़, जो आपके इनर जिसे हम बोलते हैं, आपका जो इनर सेंस है, उसको समझना पड़ेगा कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आप कहाँ सुकून महसूस करते हैं, कौन-सा रास्ता आपको सही दिशा में दिखाता। तो एक बड़ा मूल मंत्र मुझे लगता है कि समर जी ने दे दिया है हमें यहाँ पे। समर जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी गहरी बात हमारे साथ में इतने सरल शब्दों में रखने के लिए। मैं तो इसीलिए हमेशा आपके प्रति आभारी रहता हूँ कि आप गहरी बातों को भी बड़े सरलता से सामने रख जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है। अगला सवाल मैं हसीना जी से यहाँ पे लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहिबा, सवाल ये आता है कि जैसे अभी समर्थ जी की बात को यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहूँगा। इन्होंने बात की बॉडी की और माइंड की एक रिलेशनशिप को बात की। अच्छा, यहाँ पर ये भी देखने में आता है कि कई बार कि आपका शरीर हेल्दी आपको नज़र आता है और दिमाग को पता चलता है कि समस्याएँ हो रखी हैं। और लेकिन दिमाग जब कोई समस्या होते हो तो वो शरीर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो इनका आपस में इंटरकनेक्शन है क्या? ये बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं ये? फिज़िकली चेंजेज़ कहें वो कैसे होते हैं? Very good question, Sunilji. Actually, my Hindi is not as good as yours. You're both कोई बात Hindi. Namaskar, very nice Hindi. So I'll try to speak in English. If there's any doubt, जी, I'll try नहीं to कोई बात speak in नहीं, Hindi आप as आप well. बोलिए। हाँ। So Samarji has spoken from a very metaphysical, spiritual level, a very deep level. So I'll be speaking mainly from my experience as a physician, as a holistic healer. So it might be the same thing, but in a different context. So Sumaji has asked where this connection between the mind and body is. So before that, let's just go into what the body is and what the mind is, the basic thing. Am I audible? जी, जी, Am बिल्कुल। I audible? Okay. हाँ, बिल्कुल आपकी So आवाज़ let's आती है। go from the birth of a child. First, a fetus is born in the womb of a mother. What is a fetus? It's a combination of a sperm and egg. Two cells, no? What do these two cells do? These two cells, when they join, they become a baby. And these cells, many cells cluster together to form organs, like all our organs from eyes, nose, these organs are formed. And organs cluster together to form our systems, like our nervous system, respiratory system, GIT, all these systems are formed. And a whole body is formed inside the uterus of a mother. And in turn, these cells are made up of what? DNA, chromosomes, DNA. And this DNA is unique to each person. It has an inherent intelligence by which it forms into a specific person with a specific character. So, this is the body of a human being. But again, what if this body just comes out of the womb of the mother? It's just a body, but it moves, it has functions, it has an inherent intelligence, an energy which animates it. What's that energy? That's what we call life force. In homeopathic language, we call it vital force. So, this life force is what animates our body. But there's a baffling question that again eludes us beyond our reasoning. Where does this DNA or this life force take its information and make that person into what he is? Like how to form the each organ in the body, how to form each system in the body. This Einstein called by the name field. It's an energy which is we call metaphysicians call the universal energy. Spiritual people will call God, nature, divinity, whatever it is. So there's a universal intelligence and energy which is universal whole throughout the universe. So we are just specks, like Krishna said, Bhagavad Gita said. We are just specks of those energy, that universal energy. And
This animates, when it comes into the body of a human being, that animates the human being and forms the body and all its functions. The harmonious flow of this vital force is what keeps our body healthy. So if there's any imbalance in this vital energy, any imbalance in the vital force, that's when we get diseased. That's what homeopathy says. All natural laws says. So again, there's another baffling question. If this is the body, where is this entity called mind situated? From our limited knowledge, we say that our mind is inside the brain. But you take an autopsy, you don't find a mind inside the brain. So again, mind is not synonymous with the brain, but it makes its presence known through the medium of another energy source. What's that? Thoughts and emotions, which are again energy vibrations. So the brain is the hardware that allows us to experience them. Just as vision is to the eyes and hearing is to the nose, thoughts and emotions are the functionality of the mind. So these two entities, the mind and body, are very closely interrelated for the functioning of the human being. So now let's see what WHO has to say about what health is. So it's stated in no unambiguous terms that health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease or infirmity by WHO. So, what does that mean? If a person has to be totally healthy, he should not be okay only at the physical level. He should be okay at the mental level, emotional level, and also at the social level. So, a mere discomfort in your mind or body or social circumstances, we are not fully at ease, also implies that you're not unhealthy. You are not healthy. So, the harmonious flow of all parts of our system is essential for a body to be completely healthy. So now where does this connection come? The mind and body. We know that our body is composed of a broad network that consists of the brain, peripheral nervous system, endocrine system, immune system, and they share a common chemical language. They communicate through many neurotransmitters in our body like adrenaline, serotonin, GABA, glutamate, dopamine. So many, estrogen, progesterone, and the immune system, the immunity boosters, which is secreted by the lymphatic system of our body. Now, let me just explain this with a very basic thing which we all know, the fight and flight response. We all know what fight and flight response is. What is that? It was actually designed to help us react automatically to dangerous situations, such as like attack by a wild animal. So when we feel that we are under an attack, the body releases stress hormones like adrenaline and cortisol. So when these two stress hormones are secreted from our body, our heart starts beating faster, our skin sweats, our muscles tighten, our blood pressure increases, and the body is made to do either two things. Either we just run away from the situation or we just fight back to that tiger. The same response can be triggered in our bodies even without immediate threat of danger. For example, when we face acute stressful situations like death of a loved one, facing an interview or an exam, or getting into an argument, the same adrenaline and cortisol just get secreted from our body with lesser intensity. So, haven't you seen people falling unconscious when you hear the death of a loved one? It's actually the flight response. The body can't tolerate the influx of adrenaline and just goes away. It's just flying away from the situation. Or you see people crying, shouting at the love when someone is dying. And it's again fighting response because the adrenaline and cortisol is secreted in high amounts. The same happens when you are subjected to chronic stress, like stresses between spouses, family, colleagues, bosses, work related issues, long term grief, as in separation, financial crisis. So the same response can happen in the body, which ultimately can change the alchemy or the immune response of the body. The same thing happens when we are in a happy, peaceful environment, like doing things like eating chocolate, exercising, relaxing, massage. During such activities, happy hormones and neurotransmitters like endorphins, dopamine, serotonin is released. And we feel happy, we feel rejuvenated. So we see that each mental state or emotion has a specific physiology associated with a positive one
or a negative one according to the situation we give it to it. So now don't we understand how the body and the mind is related? The brain is so much related to our body through these neurotransmitters. Now, how does this cause disease or ill health in the human body? As I mentioned earlier, the harmonious flow of the vital force keeps the body functioning optimally. Any circumstance that upsets our mind or body blocks the natural flow of the vital force and causes an energy shift, an entropy. This Dr. Hahnemann, the master of homeopathy, used to call miasms. And there's another very efficient doctor, Dr. Harvey Diamond, who has categorized these stages of disease into 7. So this energy entropy he called enervation. So when toxins enter inside your body, the first response is you feel ill, you feel fatigued, but there's no symptom. You just feel ill. And we don't usually go for any medication or anything. We just feel bad at that time. But when we don't address those things, what happens is the next possible way is we get irritated. And now the question comes, where did these toxins come from? How does it get entry into our body? These blocks can either be inherited or acquired during the lifetime of an individual. So the inherited blocks are those that are transmitted by parents to their offsprings through genes and are present right from the birth. For example, as in Down syndrome, Tourette syndrome, cystic fibrosis, cerebral palsy. They are irreversible according to the concepts of modern medicine. On the other hand, acquired toxins are imbibed from the immediate environment. We call it epigenetics now, and can come from intrinsic as well as extrinsic causes. So the extrinsic causes of toxins are many, as just Dr. Samatji said. It can be due to inadequate nutrition, excessive ingestion of highly processed or seasoned food, junk food, overindulgence in alcohol or narcotic drugs, erratic daily routines. Like just as he said, we just subject our body to all sorts of negative energies. It can also come from virus, bacteria, environmental pollutants, indiscriminate use of immunosuppressive drugs. These are the extrinsic causes. Then what are the intrinsic blocks? These come from the mental and emotional planes of the individual. For example, from childhood trauma, shock, prolonged grief, anger, suppressed and repressed emotions, even sexual, mental stresses of work, negative thought patterns. It can also come from not only from this lifetime, it can come from your subconscious mind also. As we know, our mind is 2 parts, a conscious part and a subconscious part. The subconscious mind is active 24/7, whereas the conscious part, the reasoning part, is active only when we are awake. So any entropy, any block which has caused the subconscious mind, which is active from the birth, not only from birth, when we take birth inside the womb of our mother, the subconscious mind is active. And up मुझे लगता है हसीना जी अपने बहुत can cause, yeah. जी जी बहुत बड़ी बात कही है आपने यहाँ पर। मुझे लगता है कि जी जी आप बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ नहीं वो नहीं, बीच में डिस्कनेक्शन भी आ रहा था और मुझे लगता है अगला सवाल उसके लिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात यहाँ पर रखी है कि हम अक्सर जो बॉडी को और जो माइंड को, जो ब्रेन की हम लोग जो बातें करते हैं, जितनी खूबसूरती से, जहाँ पे अब मुझे लगता है कि आज का ये मंच इसलिए भी सार्थक है, जहाँ पर एक तरफ समर जी है वो एक अलग ही लेवल पे इस चीज को लेके जा रहे हैं, वो सोल की बात कर रहे हैं, वो माइंड और बॉडी की जो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसके बायोलॉजिकल और केमिकल फेनोमेना की जिस खूबसूरती से बातें समझा रही हैं, इवन से एंजाइमेटिक लेवल हो चाहे हार्मोन्स की बात हो, उस लेवल पे जाकर भी आप अच्छे से उसे डिटेलिंग करने की कोशिश कर रही हो, इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है उसके बारे में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी महत्वपूर्ण सी बात दर्शकों यहाँ पर ये निकल कर आई है, जैसे कि हसीना जी हमें बता रही थी कि हमें ब्रेन को, जो माइंड है, इसको बिल्कुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह लेना होगा और दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अगर आप बैलेंसिंग कर पाते हैं तो आप एक सही तरह से जीवन बिता सकते हैं। वरना जाहिर सी बात है, कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है
तो भी मुश्किल है, और अगर कंप्यूटर का अगर हार्डवेयर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी मुश्किल है। तो दोनों चीज़ों को सही ढंग से बैलेंस बनाएं और आगे बढ़े, तभी वो सब चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती है। समझ जी, अगला सवाल मैं आपसे जो लेना चाहूँगा, अभी जो हसीना जी जो बात कर रही थी उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपसे लेना चाहूँगा। जब हम बात कर रहे हैं माइंड और बॉडी की फंक्शंस की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो एड्रेनलिन की बात करी हो, चाहे और जो हार्मोन्स की जो यहाँ पे बात इन्होंने की, उनका इम्पैक्ट किस तरह से आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी बातें की। तो मैं आपसे उसी बात को लेकर आगे बढ़ाते हुए कि माइंड और जो बॉडी का जो फंक्शन है, क्या वो सेम है या फिर उनके अंदर किस तरह से तारतम्यता बैठती है, कैसे वो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा-सा बताएँ प्लीज़। जब हम माइंड और बॉडी के कनेक्शन या सिंक्रोनिसिटी की बात करते हैं तो बॉडी कुछ टाइप और कुछ अमाउंट की इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है। और जब हम एनर्जी फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, एज डॉक्टर साहिबा सेड, एनर्जी खुद में ही बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि एक हद के बाद, एक नजरिए के बाद, एवरीथिंग इज एन एनर्जी फॉर्म। एनर्जी या कॉन्शियसनेस के फॉर्म्स हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। सो एवरीथिंग इज इवेंचुअली एनर्जी विच इज वेरी इंटेलिजेंट। नाउ जब हम माइंड और बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी का खुद का एक टेंडेंसी होता है, जो वो बॉडी किस जेनेटिक फैक्टर से पैदा हुआ है, व्हाट आर द पेरेंट्स, वो कौन से माहौल में पैदा होता है, व्हाट इज द एनवायरनमेंट ऑफ द जेनेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इट रिस्पॉन्ड्स टू, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल एपिजेनेटिक्स। व्हाट सिग्नल्स जो हर एक जीन को डिस्प्ले करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए एक सिग्नल के हिसाब से अडैप्ट होते हैं। अब जब हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी तो हो गई अडैप्टिव, मगर बॉडी कोई एक सेंट्रल वॉइस को सुनती है। वो जो सेंट्रल वॉइस होता है दैट इज द माइंड। इसीलिए अगर हम ये सारे दर्शक जो ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उनको अगर हम बोले कि अभी दूसरी 2 मिनट में इसी स्क्रीन से एक किंग कोबरा सांप निकल के आपके पैरों में आ जाएगा, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है वो किंग कोबरा को या एक सांप को एक थ्रेट के तरह देखता है। उनकी जो समझ है रेप्टाइल्स को लेकर या सांप को लेकर, वो बहुत ही पॉइजनस या डेंजरस या लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि अगर हम ये बोले कि दूसरे 2 मिनट में इस स्क्रीन से एक सांप आ जाएगा, तो बहुत सारे लोग शायद ये शो बंद कर देंगे या अपनी स्क्रीन बंद कर देंगे। अभी कोई भी नहीं सोचेगा कि भाई 1 मिनट हम थोड़ा दिमाग लगाए, हम थोड़ा हमारे मस्तिष्क को यूज करें जो हम यूजुअली नहीं करते हैं, हमारे मन को थोड़ा यूज करें जो हम नहीं करते हैं, और सोचे कि ये सांप जो सुनील जी स्क्रीन से बाहर फेंकने वाले हैं, वो सांप सच्चा वाला सांप है या खिलौने वाला सांप है। सुनील जी ये जो सांप फेंक रहे हैं वो सांप जहर वाला सांप है या पकड़ के मारने वाला सांप है। अच्छा सुनील जी ये सांप फेंकेंगे तो स्क्रीन से बाहर आएगा सांप, तो उस सांप से हमें डरना है या सांप खुद ब खुद ऑलरेडी डरा हुआ होगा तो वो खुद भागेगा, हमें भागना नहीं है। तो ये जो प्रोसेस हम करते हैं ये मन से होती है। अगर कोई इंसान जूलॉजी पढ़ा हो तो उसका माइंड और ब्रेन ट्रेन हुआ होगा सांप या रेप्टाइल को हैंडल करने के लिए। तो शायद ऐसा होगा कि जब वो ये सुनेगा कि सुनील जी एक सांप फेंकने वाले हैं, वो सांप तो छोड़ो, वो आपको भी गले लगा लेगा कि भाई स्क्रीन में से सांप हम पहली बार देख रहे हैं भाई। तो ये मन का कारण है, ये आपका माइंड
जैसे कोई भी प्रोसेस को कैसे इंफॉर्मेटिव सेंसिबल वे में प्रोसेस करता है, उसकी इम्पैक्ट आपके बिहेवियर में आती है, आपके एक्शन में आती है, आपके बॉडी को रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने में भी आती है। अभी जो जूलॉजी वाला बंदा होगा वो तो आपको भी गले लगा लेगा कि यार सुनील जी स्क्रीन से सांप आ गया, बहुत अच्छी बात, मेरे तो जाने वाला था कहीं पे, तो अभी यही सांप को मैं देख लूंगा और मजे ले लूंगा। मगर कोई बेचारा मेरे जैसा जो जूलॉजी नहीं पढ़ा है तो वो तो बौखला उठेगा कि भाई ये क्या बेवकूफ जैसी बात होगी। तो ये इसमें सांप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखिए सांप बेचारा निर्दोष है, इसमें आपने पकड़ लिया और आपने फेंक दिया, अब सांप क्या करेगा? तो सांप का कोई इशू नहीं है, इशू हमारा है, हमारे मन का इशू है, हमारा लिमिटेशंस है, हम हमारे माइंड को या ब्रेन को यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा इशू है। सांप बेचारा क्या करेगा? सांप तो सांप है। तो हमारा शरीर एक सेंट्रल वॉइस को सुनता है, दैट इज द माइंड। इफ यू आर मेंटली एंड साइकोलॉजिकली, your body, even if your body receives illness or disease, it will recover faster because you are mentally, emotionally and psychologically very healthy and in a good foundation. जी 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 जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। सारी इस बात आपने जैसे फरमाया बिलीफ सिस्टम की है कि हम चीज़ों के अपने अनुभवों के अनुसार अपने बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। और कितना सुंदर उदाहरण आपने दिया कि एक ही सांप है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसका अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग प्रत्युत्तर दे रहे हैं। कोई उसको पॉजिटिवली ले रहा है, कोई नेगेटिवली ले रहा है, किसी के लिए सरप्राइज है, किसी के लिए वंडर हो रहा है, यार ऐसा कैसे होने वाला, कोई एक्साइटेड है, कोई डरा हुआ है। तो ये सारी की सारी उस चीज़ को लेके आपका बना हुआ बिलीफ सिस्टम है। वो चीज़ तो कॉमन है। सांप, जैसे अभी समर जी कह रहे थे, सांप तो कॉमन है, उसका अपना कुछ उद्देश्य नहीं है, अपनी कोई बात नहीं है, उसके पीछे हमने जैसे भावनाएं, जैसे आस्थाएं, जैसा बिलीफ सिस्टम बना लिया है, वो सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। उसी के लिहाज से हम लोग आगे प्रेरित होते हैं, हम अपना काम करते हैं। और जैसा कि अभी कह रहे थे, जो हमारा ये सारा बिलीफ सिस्टम दर्ज होता है हमारे माइंड के अंदर, जिसके अंदर से वो सारी चीज़ें फिर एक मैसेज मिलता है बॉडी को, और बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद समर जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस चीज़ को, इस बिलीफ सिस्टम को, और जो वर्किंग है माइंड की उसकी, और साथ ही साथ में जो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हसीना जी, एक बार फिर मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। जब हम लोग बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की, जो हम तीनों की जो बातें कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे वेज है जिनके जरिए हम तीनों को, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी केमिकली लेवल पे कहें, बायोलॉजिकल लेवल पे कहें, और साइकोलॉजिकल भी टच करने की कोशिश की, बहुत अच्छे ढंग से समझाया आपने। तो अब मैं वहीं उसी बात को लेके आगे बढ़ाते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हम ऐसा क्या करें कि उन तीनों लेवल पे कंप्लीट 360 डिग्री इनके ऊपर हम लोग इनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर लेके आ सके, हेल्दी बना सके। Very good question. Sunil, in my book, I've classified it into 7. Just like Samakji said, only in a healthy body is a healthy mind state, and vice versa also. So, first of all, we need to, when a patient comes to me, what I do is, first of all, I try to make her physically healthy. Whatever needs to be changed in her physical level is first what I do. Like diet, nutrition, fasting, right diet, right way of fasting, and right daily regimen. Then right way of exercise, and then right way of breathing. The third is total relaxation, recreation, and sleep, which is very important for the body. And the fourth is if she requires any therapeutic interventions, it can be homeopathy, allopathy, EFT, whatever energy healing modules, whatever it is. If medicine is required, medicine is also needed. So once your body is balanced in all those levels, that's when I take her through mind training. So from subconscious mind to the conscious mind, there are many techniques we use in our HelioLife modules. Like the first of all is you need a good way of meditation, going inside the mind. Then you have to tame your subconscious mind. How do you tame your subconscious mind? There are 7 things I say there also.
through affirmations and visualizations. The next, the most important thing I consider is gratitude. Gratitude is one thing which will totally change the perspective of your life. Daily gratitude journaling. The third one, Louise L. Hay say, and I use in all my clients, is mirror work. There's no time for me to explain all that, but these are the things that I use. Then is forgiveness. Forgiveness to yourself, your past, everyone in your life. And forgiveness is a healer in every aspect of the world. And then what I use is emotional processing from your subconscious mind, in your conscious mind, whatever emotions that are repressed and suppressed, we have modules to bring it out. And next, an amalgamation of all these, the Ho'oponopono technique. Ho'oponopono is again an amalgamation of gratitude, forgiveness, and thanksgiving, and love also. And finally, what I tell everybody is learn to love yourself. Learn to take care of yourself before you take care of anybody, anything else in your life. So these techniques actually take you to your inner self. You learn to love yourself, you learn to accept yourself and heal yourself. That's what my book is all about, the kintsugi. Kintsugi is again a Japanese word, which means repairing broken crockery with gold in its cracks. And this broken crockery becomes even more beautiful, resilient, and stronger than its previous self. So if you repair yourself with these self-healing techniques, what happens is you not only gain your health, you become even more higher in your spiritual level, at your soul level, at your physical level, and mental level. So it's a total healing process which has to happen from the body to the mind and to the soul. That's what if there's time, I can say with an example. Should I? जी, जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर बात आपने कही कि हेल्दी रखने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने साथ चीज़ों को जोड़ते कितना जाते हैं, कितना चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं। अनावश्यक चीज़ों को हम अपने ऊपर जोड़ते चले जाते हैं और जो काम की चीज़ें उनको भी हम लोग छोड़ते चले जाते हैं। उसको बहुत अच्छे ढंग से जो सँभाला जा सकता है, हसीना जी ने जैसे कहा, आभार के ज़रिए, ग्रैटिट्यूड के ज़रिए और फॉरगिवनेस के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। जैसे हम आभार जताते हैं, तो कहीं न कहीं जो चीज़ें अच्छी हैं, उसको हम अपने साथ में लेते हुए चलते हैं। और जैसे फॉरगिवनेस के हम के अंदर आते हैं, तो वो चीज़ जो अनवांटेड हैं, जो ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग के अंदर कर रही हैं, उनसे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जबकि गाड़ी के अंदर वज़न कम होगा, तो रफ्तार भी अच्छी होगी और उसका इंजन भी है, उसका फ्रिक्शन भी कम होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये जो 2 बातें मुझे लगता है हसीना जी की बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, बाकी तो सारा ही था, लेकिन इसमें ये 2 बातें बड़ी थी कि आपको ना केवल जीवन का फ्रिक्शन कम करता है, आपका रेजिस्टेंस है उसको कम करता है, बल्कि आपको बहुत ही आराम से फ्लो भी करने देता है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ बेहतर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिमूव होती जा रही हैं। और मुझे लगता है इससे एक फ़ायदा और जो बड़ा होता है वो ये भी है कि कहीं न कहीं हमारे आस-पास की, चाहे वो खुद से रिलेशनशिप बिल्डिंग हो और चाहे हमारे आस-पास के वातावरण की हो, लोगों से हो, उसके अंदर भी एक हेल्दीनेस आती है। वो भी हम अच्छे से बेहतरीन आती है और तो शायद सारी चीज़ें फिर हमारा सपोर्ट करने को तैयार हो जाती है। और शायद यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह से काम करता है कि हम चीज़ों के प्रति आभार जताते हैं, तो फिर वो उसी तरह से काम करने लग जाते हैं। और किसी ने कहा अभी कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आपको अच्छा सोचना होगा, अच्छा चाहना होगा, तो आप अच्छे बनते धीरे-धीरे चले जाएँगे। समर जी, आपकी तरफ में आते हुए अब हम माइंड पे, ब्रेन पे काफ़ी सारा डिस्कशन कर चुके हैं। सोल के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा-सा मार्गदर्शन चाहूँगा। क्या है ये सोल और किस तरह से काम करती है? मार्गदर्शन करें कृपया। सबसे पहले लोग ये मानते हैं कि सोल एक है, सोल 2 होते हैं। सबसे पहला सोल होता है SOLE सोल, जैसे कि जो हमारे पैर होते हैं, जहां पे हम जूता पहनते हैं, वो होता है SOLE सोल। और दूसरा सोल होता है जो होता है SOUL सोल। अब SOUL सोल को जानने के लिए हमें शुरुआत SOLE वाला जो सोल है वहां से शुरू करनी पड़ेगी, वहां से चलना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम हमारे पैरों पे ध्यान नहीं दे पाते तो जो चीज टेंजिबल है ही नहीं, जिसका सिर्फ एक्सपीरियंस हो सकता है, उसको हम नहीं जान पाएंगे। जब हम SOUL सोल की बात करते हैं तो
बेसिकली सोल की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी बात समझने के लिए आपको सोल या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस के एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस का एक्सपीरियंस नहीं है और हम अगर सोल की बात करते हैं तो वो वही सांप वाली बात हो गई। आपने सांप फेंक दिया और मैं डर गया और घर चला गया। सांप तो शायद नकली था या खिलौना वाला था, मगर मैं डर गया, ऐसी बात है। तो सोल का कोई डेफिनेशन रखना इज वेरी डिफिकल्ट। ब्रीफ में मैं इतना ही कहूंगा कि सोल बेसिकली इज कॉन्शियसनेस, जो हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म होता है, एंड वो एनर्जी फॉर्म इज कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग and it is conscious of consciousness itself. And हम जब सोल की बात करते हैं तो SOUL सोल वो खुद सोर्स होता है, वो मैनिफेस्ट होता है मैटर पे। इट इज एन एंटी मैटर। यूनिवर्स इज segregated into two major pillars. One is matter and another is antimatter. And consciousness, or the highest energy form, functions through the balance of matter and antimatter. Matter माने बॉडी हो गया या ब्रेन हो गया या हमारा फिजिकल वर्ल्ड हो गया। सोल एंटीमैटर से बियॉन्ड होता है, इट इज प्योर कॉन्शियसनेस, और वहीं से सारी चीजें आती है। ऑल एनर्जीज मूव थ्रू द सोल। तो एक टर्म है, बहुत ही पॉपुलर है, यंगस्टर्स में तो बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि पिक्चरों में आता है, और वो जो टर्म है वो शादी और प्यार से जुड़ा हुआ है, तो लगभग कोई भी इस्तेमाल कर लेता है क्योंकि गूगल ही करना होता है ना, बहुत ही आसान होता है, समझे आप सुनील जी। तो वो टर्म है सोलमेट्स। बहुत अगर आप बाहर जाके चिल्लाए सोलमेट्स तो 100 हाथ खड़े होंगे, है ना, कि वो मानते हैं कि वो सोलमेट है। ठीक है, मजे की बात यह है कि वो सोलमेट एक ही महीने में बन जाते हैं और 6 महीने में अलग भी हो जाते हैं। ये सोलमेट बड़ा प्यारा है जी। हाँ जी, सोलमेट बनने में 1 ही महीना लगता है, 1 महीना बहुत ज्यादा है ना। तो डेफिनेशन ये है कि जो सोल होता है फंडामेंटली वो नॉन फिजिकल होता है। और मेटिंग का जो वर्ड है, जब हम मेटिंग बोलते हैं, मेटिंग एनिमल्स के लिए होता है। आपने कब सुना है एनिमल्स के मेटिंग सीजन होता है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जब बारिश आती है तो वो यूजुअली एनिमल्स के लिए मेटिंग सीजन होता है, उसमें हम भी मेट करते हैं क्योंकि बारिश का माहौल, तो फिर है ना। सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। सोल है तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको मेट की जरूरत नहीं है, वो अपने में इनफ होता है। क्योंकि क्या ढूंढेगा और क्यों ढूंढेगा भाई। तो सोल एक कॉन्शियसनेस है सुनील जी, जो फिजिकल बॉडी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है। बहुत सुंदर बात, प्रणाम करता हूँ। कितनी गहरी बात। मुझे लगता है इस बात को समझने के लिए मुझे बहुत सारे व्याख्यान सुनने पड़ते, बहुत साधु महात्माओं की उन्हें वो कार्यशालाएं होती, उनको ज्वाइन करना पड़ता, लेकिन आपने मजाक के लहजे में इतने सुंदर ढंग से जो बात को समझाया, प्रणाम करता हूँ। अद्भुत अद्भुत हैं आप। कितनी सुंदर सी बात कही है कि समझ जी ने यहाँ पर कि सही मायने में जो जागरूकता है, आप कितने जागरूक हैं अपने कामों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर, आप कौन है इस चीज को लेकर, कि बेसिकली आप हैं क्या, इस चीज को जो लेकर जागरूक हैं। तो वो जो जागरूकता का और उसको जो एंटी जो मैटर वाली जो बात इन्होंने की समर जी ने, बस वही एक सोल है कि आप कितने हो। और कितनी सुंदर सी बात यहाँ पर कि सोल एक प्योर एनर्जी फॉर्म है, कोई मिलावट नहीं है। उससे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मिलावट का सहारा लेना पड़ता है, और शायद वही शरीर कहलाता है, जिसके जरिए फिर वो अपने कुछ रोग दोष जो राग द्वेष है उनको अपने अंदर शामिल करता है, और फिर वो उल्हाना आता है सोल के, जो सोल के ऊपर आता है। जबकि समर जी ने बताया कि उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी निद्वेष नहीं है, कोई भी राग नहीं है। वो एक अलग चीज है जो प्योर है, उसे किसी चीज की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल लाइट वाली तरह के, लाइट को ट्रेवल करने के लिए आवश्यकता नहीं है, बस उसे अपने आप को जाहिर करने के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ, एक रिफ्लेक्टर की आवश्यकता है।
जो उसको लेकर जाए, उसे बाउंस करवाए। तो बिल्कुल उसी तरह से आपका जो सोल है वो क्या कहना चाहता है, क्या है, किस तरह सोचता है, उसको थोड़ा-सा ज़ाहिर करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि फिर वो शरीर अपने दोष उस सोल के ऊपर मढ़ने लग जाता है। तो सोल के ऊपर अपने उस शरीर के दोषों को ना मढ़ें और उसे समझें, उस प्योर एनर्जी का सम्मान करें और उसी के लिहाज से अगर आप चलेंगे, आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद समर जी, बहुत-बहुत एक धन्यवाद। बात मैं ऐड करना चाहूंगा सुनील जी, एक छोटी जी, सी लाइन। जी, ज़रूर, ज़रूर। जब हम माइंड, बॉडी और सोल की बात करते हैं, एक ही लाइन, हर एक सोल माइंड के थ्रू मैटर बनता है और वो मैटर के थ्रू एक्सपीरियंस के जरिए ज्यादा कॉन्शियस होने की कोशिश करता है। ये एक छोटा सा सर्कल है जिसमें सारी, मेरे हिसाब से सारी चीजें आ जाती हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर बात कही। ज़ाहिर-सी बात है कि वो उस ब्रेन के ज़रिए, सॉरी, ब्रेन के माइंड के ज़रिए अपनी चीज़ों को फिज़िकली प्रेज़ेंस लेकर आता है और फिर वही हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं और फाइनली वही जाके अल्टीमेट हमारा एक बिलीफ सिस्टम भी पैदा कर देता है कि ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसे हैं या जो भी है। चलिए, अगला सवाल मैं हसीना जी से लेना चाहूँगा। हसीना जी, जब मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपका परिचय दे रहा था, तो वहाँ परिचय के अंदर एक किन्सुगी मॉम्स का ज़िक्र आया था, जिसके आप ऑथर हैं किताब की। मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा, आखिर वो क्या है? उसके बारे में, उसके जो इतनी चर्चित होने की वजह क्या रही? उसके बारे में थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें। Thank you for that question, Sunilji. Actually, it's a culmination of my 30 years experience as a physician, as a holistic healer. And what motivated me to write that was, I'm a single mom myself, and I had two diseases. I had an initial stage of cancer in my uterus at 36 years, and I also went through adrenal insufficiency, Addison's disease, which was actually a culmination of due to the stresses, so many stresses which I didn't know how to process in that age. So I could overcome both those diseases with the healing modules that I trained myself into, basically homeopathy, and then the modules with Louise L. Hay and all the energy healing techniques. Now I'm perfectly okay. My uterus, I'm 52 now. My uterus is still perfectly okay. I was advised to take my uterus at 36 years. At 52, it's still normal. And my cortisol also, I was advised to take lifelong hydrocortisone, which I haven't taken even a single tablet, and I'm okay. So what resonated me was the struggles single moms had to face in our country. So that was a challenge many women were facing and which were not addressed at large. So there were about 8 single mom clients who've gone through many healing challenges, whose stories I took from my case diary. I took their permission and I consolidated all my knowledge into a book. So there are 8 survival stories of single mothers and the healing modules I used on them. And the second section is a self-help section where I've consolidated all those modules, whatever I said here, into a second section where you get a whole book which you can heal yourself. And also, it's my mission to bring out the possibilities of a system, homeopathy, which is very, very, very much underlooked in our world now. And 30 years of experience, I've seen all diseases under the sun getting cured with this medicine. I had a very good teacher, a mentor who could teach me all that, Dr. Ajay Kumar Babu, who was a teacher in my college. He still is. And I wanted to bring that also out into the world, the possibilities of homeopathy, because it's always stamped as something pseudoscience. If you look into the Wikipedia, it said it's a pseudoscience. It has no scientific basis. What I have to proclaim is the clinical evidences, cancer, adrenal insufficiency, autoimmune disorders, acute diseases. My son is 25 years old. He's never had a vaccination. He's never had an epidemic. I've been able to look after him all these 26 years without any other medicine. Same for me. So I wanted to bring this also out into the world. So this book is a culmination of my mission in life. 30 years experience, not 30, 27 years experience as a holistic healer. Yeah. बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि आपकी जिस ईमानदारी से आपने अपनी चीज़ों को इसमें लिखा होगा और जैसे अभी बात आप बताने की कोशिश कर रही,
वो पॉजिटिविटी के साथ फिर पॉजिटिविटी वाला जो बीज है वो कभी खत्म नहीं होता है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि इसी सुंदर सोच के साथ में रखी ये किताब बहुत सारे लोगों को फायदा देने वाली है। हमारी शुभकामनाएं पूरी तरह से आपके साथ में हैं। अब लोगों से बातें करते वक्त मुझे पता ही नहीं चला कब हम समय की सीमाएं पार कर चुके, लेकिन फिर भी जाते जाते लालची व्यक्ति की तरह मैं आपसे कुछ टिप्स जरूर चाहूंगा, जिसके जरिए हम लोग माइंड, बॉडी और जो सोल हैं उनको सही जगह सामंजस्य से बैठा के और एक शांत चित्त, आप जैसे जो मैं देख रहा हूँ आकर्षक और शांत चित्त चेहरे जो हमारी भी नजर आए, उसके लिए हमें प्लीज टिप्स दें। समर जी, कुछ टिप्स आपसे हो जाएं, कुछ हसीना जी से हो जाएं, क्या कहना चाहेंगे कि हम किस तरह से हमारे माइंड, बॉडी, सोल को हेल्दी रख सकते हैं? सबसे पहले तो थोड़ा आप जो कोई भी एक्ट करते हैं, बिहेवियर करते हैं, सोचते हैं या कुछ भी फील करते हैं, हम यूजुअली मैक्सिमम विद्वान लोग वो फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ही महत्व देते हैं, क्योंकि उनको उतना ही पता चलता है। वो अनफॉर्चुनेट बात है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर मेडिटेशन शुरू कर सके, दैट इज वन आंसर फॉर एवरीथिंग। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं, आप अपने फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को एक बार स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके ब्रेन में, उसको सबसे पहले तो होने दे, और उससे नहीं लड़ना है, ना ही उससे भागना है। उसको सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि आपके भीतर जो कोई भी विचार, जो कोई भी इमोशन, अच्छे वाले और स्टूपिड और सेंसलेस, बहुत दोनों चीजें आती हैं। तो आप अपनी अच्छाइयों के बारे में भी थोड़े अलर्ट हो, और आप अपनी स्टूपिड और सेंसलेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी थोड़े अलर्ट हो। अगर आप अलर्टनेस मेंटेन कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात, उसको याद रख पाएंगे, तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप इंप्लीमेंट करते जाएंगे, एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आप कोई भी हेल्थ या चेंजेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। हम, कोई भी इंसान ये कर सकता है। कुदरत ने हर एक इंसान को गिफ्ट दिया है ये चीज कभी भी शुरू करने का। हम पोगो देखते रहते हैं, या हम मोबाइल पे कुछ देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है। बस थोड़ा सी जागरूकता आ जाए, बस थोड़ी अलर्टनेस। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कहां जा रही है बात, कहां हम जा रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन, बड़ी बड़ी, हमें सोल की बात ही नहीं करनी, भगवान की बात नहीं करनी, छोटी छोटी चीजें अगर पता चल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बहुत सुंदर बात कही जी। हसीना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? Very well said. I have to say the same thing. Live in the now, like a Cartole said. Just what Samarji said. Live in the now. Be unapologetically you. Don't conform to opinions about society's opinions. Don't fit into molds. Be unapologetically you. Establish yourself. Learn to love yourself. That's the basic thing. And when you start to learn to love yourself, you do all these things that Samarji said. You find time for yourself, for your meditation, for your physical well-being, and you give it out to the world. So you become a complete human being. You're grounded yourself, and you can also give it out to the world. So that's what I'll say. Be unapologetically you. Yes. बहुत सुंदर। तो हमारे एक्सपर्ट्स की बात का अनुसरण करते हैं हम लोग थोड़े से समझदार बने और थोड़े से जागरूक बने, तो बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी। और फिर बहुत सारी समस्याएं जब खत्म होने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपके कंधों का जो जो आप बोझ उतरता जाएगा, आप हल्के महसूस करेंगे, बाकी समस्याएं आप खुद ब खुद उतार के खत्म कर सकते हैं। ऐसी जब चर्चाएं चलती हैं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता कि मैं ऐसे शोज को ओवर कर दूं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं। तो बस वो कुमार 12 में साहब का शेर मुझे अक्सर याद आ जाता है ऐसे मामलात के अंदर कि मेरे राह भर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है।
तो साहब क्या करें, लेकिन जब अंदर से एडिटर का जब टिक टिक करके आने लग जाता है कि शो का ओवर हो गया है टाइम, तो मुझे ओवर करना पड़ता है कि अगले शो का टाइम हो जाता है। लेकिन आप लोगों से बातें करते बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत गहरे गहरे राज एकदम से ऐसे सरलता से समझ में आ रहे थे और लग रहा था कि बहुत कोई अच्छे प्रवचन चल रहे हैं वाली सी बातें हो रही थी। लेकिन आप लोगों से मिलना अपने आप में किसी सौभाग्य से मेरे लिए कम नहीं। आप हमारे साथ में आते हैं, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम इसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे और आशा करेंगे फिर आपके आतिथ्य का सौभाग्य हमें मिलेगा, फिर आपके अनुभवों का लाभ लेने का हमें सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि आप लोग इसी मंजिल की तरफ निकले हुए हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आए सकारात्मक। तो उसी सकारात्मक परिवर्तन दिशा में आप बहुत अच्छी जो मील के पत्थर साबित हों, इसी आशा, विश्वास और शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को समापन की आज्ञा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सुनील जी, because you're doing a wonderful job with this TV. When I heard about Credent TV, I didn't know that you were doing such a deep work. Pranam to you and to Samat ji also. Thank you for सब आप having ही me. लोगों का है, आपके साथ रहते हैं तो सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you.